दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तकरार अब बढ़ती जा रही है। जाहिर तौर पर यह तकरार 2027 में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर के है। इधर योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रदेश को चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर गुंडा राज कायम होने का इल्जाम लग रहा है, बुलडोजर राज और राम राज, अब ये दोनों जो जुमले थे पीछे छूट चुके हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में दलितों और खास करके अति पिछड़ों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, बुलडोजर राज का मतलब तो मुसलमानों पर अत्याचार था, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जिस पर जुल्म हो रहे हैं और वो भी सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों द्वारा, और यहां तक कि आरोप सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ के सजातियों पर लग रहे हैं, उसके शिकार अति पिछड़ा समाज के लोग हो रहे हैं, दलित समाज के लोग हो रहे हैं। और ये वो चंक है जो भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट बैंक रहा है। सवर्णों के अलावा उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15% सवर्ण है, लेकिन इसके अलावा अति पिछड़ा समाज और नॉन जाटो दलित ये मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को ओबीसी के रूप में प्रोजेक्ट किया था, और फिर 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय स्पष्ट रूप से अपने आप को अति पिछड़ा समाज का, तेली जाति का बताया था। और इसने उत्तर प्रदेश में खास करके अखिलेश यादव के जो सरकार थी उससे जो लोग नाराज थे, अति पिछड़ा समाज जो नाराज था या दलित समाज जो नाराज था, वो विकल्पहीनता की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इन समाजों के तमाम नेताओं को अपने यहां जगह दे करके, हालांकि उनके मुंह पर पट्टी अभी तक बंधी हुई है, एजेंडा गायब है, लेकिन केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको राहुल गांधी कहते हैं कि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास सिर्फ संख्या बल है, इससे काम नहीं चलेगा। और राहुल गांधी कहते हैं कि हम केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि पावर भी ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में जो लोग होंगे, जो अति पिछड़ा समाज के, पिछड़ा समाज के, दलित समाज के, अति दलित समाज के, पसमानदा समाज के, वो सिर्फ मुखौटे भर नहीं रहे बल्कि पावर का जो ट्रांसफर है वो भी उनके पास हो, सत्ता की ताकत उनके पास हो, और खास करके डिसीजन मेकिंग में उनकी बड़ी भूमिका हो। और इसको लेकर के तेलंगाना को उन्होंने एक नजीर के रूप में स्थापित किया है, तेलंगाना को एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया है कि जहां पर जो वो सामाजिक न्याय को लागू कर रहे हैं, सरकार से लेकर के और प्रशासन तक, वो अपने आप में एक उदाहरण बन रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जहां इसकी बात कर रही है, इसके ठीक उलट बीजेपी ने जो खेल किया था कि केवल मुखौटों के जरिए वोट की खेती, वोट की फसल काटी गई, लेकिन इन दोनों समाजों पर जो जुल्म और ज्यादतियां हुई, मैं मुसलमान की तो भी बात ही नहीं कर रहा हूं, उसकी तो नागरिकता पर सवाल, उसको तो इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको बिल्कुल बाइफरकेट कर दिया गया, किनारे लगा दिया गया। उसका तो एजेंडा शुरू में, बल्कि अभी पिछले 2 साल पहले तक, भारत जोड़ो यात्रा के पहले तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुसलमानों के मुद्दे पर आकर के खड़े हों, लेकिन राहुल गांधी ने उस पूरे टेम्परामेंट को बदला है कि अब मुसलमानों की और उनके दुख तकलीफ की भी बात होती है, और उनके साथ खड़े होने की भी पूरी तरह से हिम्मत विपक्ष जुटा रहा है, जैसे वक्फ बोर्ड बिल के मामले पर पार्लियामेंट के भीतर हुआ और पार्लियामेंट के बाहर हुआ। बहरहाल अब मुद्दे पर लौटते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जमीनी हालात हैं आज की तारीख में, उसने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक पूरी बयार पैदा कर दी है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव बहुत मुतमईन नजर आ रहे हैं कि 2027 में वो 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ये अंदरूनी सूत्रों की मैं खबर के मुताबिक की बात कह रहा हूं। हालांकि मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस मानता हूं, ये स्थितियां अभी उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, लेकिन
अगर कांग्रेस पार्टी और सपा मिलकर के चुनाव लड़ती है तो उसके करीब जरूर पहुंचा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि वोटों का बंटवारा हो सीधे तौर पर। उत्तर प्रदेश में दो बड़े स्टेक हैं, एक तरफ तो करीब 20% मुस्लिम आबादी है और दूसरी तरफ करीब 21.5 तो रजिस्टर्ड है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि इस समय 22 से 23% दलित आबादी है। और इन दोनों को अगर आप जोड़ लें तो करीब 40 से 43% ये आबादी बनती है। और इन दोनों को अगर एकजुट कोई कर ले जाए तो फिर उसकी जीत सुनिश्चित है। और उस पर अति पिछड़ा जो तकरीबन मिनिमम 15% है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं इस समय उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे तरीके से एक माहौल है और उस माहौल को समाजवादी पार्टी भुनाना चाहती है। लेकिन इस बीच में अखिलेश यादव ने दो बड़े ब्लंडर किए, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं कि जहां वो सामाजिक न्याय की राजनीति पीडीए फॉर्मूले के जरिए करते हुए नजर आ रहे थे, रामजी लाल सुमन के साथ खड़े होकर के उन्होंने वो प्रतिबद्धता भी जाहिर की थी, लेकिन उसके तत्काल बाद वो ब्राह्मणों का प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं और उसके बाद क्षत्रियों का राजपूतों के महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शामिल होते हैं। और ये जो दो उनके इवेंट थे, उन इवेंट ने एक बार फिर से दलितों और पिछड़ों के बीच में उनकी विश्वसनीयता को लेकर के, उनके वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को यह लगता है कि उनकी जो फॉर्मूला है, खास करके जो पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिखाया था सीटों के बंटवारे में, एक नया फॉर्मूला अखिलेश यादव ने निकाला है, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए कि जनरल सीट पर वो दलित कैंडिडेट को खड़ा करने का जो एक रणनीति बना रहे हैं, जहां पर दलित बड़ी संख्या में हो और वहां पर वो किसी दलित मजबूत कैंडिडेट को, जैसे उन्होंने फैजाबाद अयोध्या में किया था और अयोध्या में लल्लू सिंह को हराया उनके कैंडिडेट ने, जो आज जिनको लेकर के पूरा भारतीय जनता पार्टी बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। तो वो पासी बिरादरी से आने वाले उनके नेता लोकसभा में आगे अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं, अखिलेश यादव के बगल में बैठते हैं, राहुल गांधी भी उनसे बतियाते हैं। तो वो एक बड़ा अखिलेश यादव ने एक रणनीति के तहत ये चाल खेली थी। मेरठ में भी उन्होंने एक दलित प्रत्याशी को उतारा था जो जीतते जीतते रह गया। लोग कहते हैं कि अगर वहां पर बेईमानी नहीं होती तो वो अरुण गोविल भी वहां से चुनाव हार जाते। बहरहाल ये अखिलेश यादव की रणनीति है कि हमें जनरल सीट पर कुछ दलित कैंडिडेट उतार देना है ताकि ये एक बड़ा मैसेज जाए और वो सीट जीत में तब्दील हो। लेकिन असली जो बैटल इस समय उत्तर प्रदेश में है वो मुस्लिम वोटर्स को लेकर के हो रहा है। और जाहिर तौर पर मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी के पास रहा है। तो पिछले आप अगर 2 दशक को देखें, हालांकि वो शिफ्ट करता था, कभी वो बीएसपी के साथ गया और 2009 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी के साथ गया, तो उसका एक बड़ा फायदा मिला था कांग्रेस पार्टी को। यानी उसकी शिफ्टिंग रही। लेकिन अधिकांश जो बड़े चेहरे थे आजम खान जैसे, वो समाजवादी पार्टी के साथ थे और समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर को अपना वोट बैंक मान करके चलती आ रही थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार खास करके लोकसभा चुनाव में जो उसको माहौल दिखा, ऑब्वियस है जमीन पर जो चीजें थी अखिलेश यादव या उनके जो सिपाही सालार हैं वो भले ही ना देख पा रहे हो, खास करके जो चापलूस मंडली है वो जानती भी है, लेकिन फिर भी वो अखिलेश यादव चूंकि कान के कच्चे हैं तो उनको गुमराह करने में वो लगी रहती है और वो बराबर इस बात को कहती है कि मुस्लिम तो उसका अपना वोट है। लेकिन अखिलेश यादव ने पिछली बार एक बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया था कि उन्होंने तमाम मुस्लिम लीडर्स को बुला करके ये पूछा था कि हमारे साथ आप हैं कि नहीं हैं और हमें क्या करना चाहिए। उस लोकसभा चुनाव के पहले उन मुस्लिम लीडर्स ने सीधा यह मैसेज दिया था कि आपको कांग्रेस पार्टी के साथ जाना पड़ेगा, वरना हम मुस्लिम वोटर्स को नहीं रोक पाएंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उन्होंने डरो मत और भारत को जोड़ने की बात कही, मुसलमानों के साथ पूरी प्रतिबद्धता दिखाई थी, उससे मुस्लिम समाज बेहद राहुल गांधी से अपने आप को नजदीक पाता है। और मैं जिस बात को कहता रहा हूं कि राहुल गांधी आज दलितों और मुसलमानों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और अब तो अति पिछड़ों के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, उसकी वजह है कि जिस तरह से राहुल गांधी पर अटैक हो रहा है, राहुल गांधी पर एफआईआर हो रही है, राहुल गांधी को अपमानित करने की कोशिश हो रही है,
उसने राहुल गांधी और उन दुखी लोगों के बीच जिन पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ एक दर्द का रिश्ता राहुल गांधी ने बना लिया है। और यही वजह है कि वो लोग राहुल गांधी के साथ अपने आप को ज्यादा फिट महसूस कर रहे हैं, ज्यादा अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो अखिलेश यादव या मायावती या और लोगों के साथ जाने के। बीजेपी के साथ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस समय जो स्टेक है वो 18 से 20% मुस्लिम आबादी पर है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत रणनीति से, और लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं, भले ही अखिलेश यादव को ये बात गलत लगे या समाजवादी पार्टी के लोगों को गलत बात लगे, कि कांग्रेस के साथ आने से अखिलेश यादव को एक बड़ा फायदा हुआ था, खास करके दलित वोटर्स का और मुस्लिम वोटर्स का। दलितों में मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव ने केवल 2 जातियों के कैंडिडेट उतारे थे मोस्टली, उसमें जाटव और पासी समाज से, जबकि बुंदेलखंड में पूरी बड़ी आबादी है, लेकिन उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया केवल इसलिए कि राहुल गांधी साथ थे और वो चाहते थे कि राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनके साथ जाना है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में सपा के साथ नहीं आती है तो यही वोट बैंक राहुल गांधी के साथ शिफ्ट कर सकता है, अगर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मैसेज दे। और उस मैसेज की तैयारी शुरू हो गई है। इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है, और इसलिए इमरान मसूद ने जो कहा था पिछली बार कि हम बराबरी पर समझौता करेंगे, ये नहीं होगा कि आप हमें कुछ भी सीटें दे दें और हम समझौता करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन्होंने एक गुगली फेंक की थी कि हम बीएसपी के साथ जाना पसंद करेंगे, और उन्होंने ये भी मैसेज दिया था कि हम मायावती के साथ बातचीत कर रहे हैं। असल में ये समाजवादी पार्टी को एक तरह से चुनौती थी और उन्हें मजबूर करना था कि नहीं साहब, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम कुछ भी कदम उठा सकते हैं। तो ये जो राहुल गांधी इस समय अपनी टीम बना रहे हैं लगातार पूरे और राज्यों में, आप देखिएगा कि, और मैं 2 बातें 2025 के बारे में कहता रहा हूं कि 2025 का साल भले ही आरएसएस का 100वां साल हो, लेकिन राहुल गांधी इसे एक तो संगठन का साल बनाना चाहते हैं, दूसरा जीत की भूख पैदा करने वाला साल इसको बनाना चाहते हैं। और आगामी दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के भीतर एक ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, जिसमें एक मजबूत संगठन होगा, जिसमें राहुल गांधी के अपने से पैसालार होंगे, जिसमें जीत की भूख होगी और करो या मरो की स्थिति होगी। तो वो जो राहुल गांधी की टीम बराबर बन रही है और उसमें अपने साथियों को शह भी देना है, उनको बैकफुट पर नहीं खेलना है बल्कि बराबरी पर खेलना है। ये राहुल गांधी ने स्ट्रेटजी बनाई है और उसी के तहत इमरान मसूद जो बयान दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी है कि तकरार बढ़ता जा रहा है और उसने कहा है कि हम मुश्किल से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी को देंगे। ये जो मैसेज है बीजेपी सपा की तरफ से, वो कहीं दरार तो नहीं पैदा कर रहा है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अंतिम स्थिति में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बात को जानते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं और इनके साथ जाना बेहतर रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत झुक करके समझौता नहीं करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि दलित, अति पिछड़ा और जो मुस्लिम है वो ज्यादा कंफर्ट राहुल गांधी के साथ है, ज्यादा राहुल गांधी को प्रेम करता है, और अखिलेश यादव को तभी वो पसंद करेगा जब राहुल गांधी साथ में होंगे। तो ये बराबरी का समझौता होगा और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की डिमांड ये हो कि कम से कम एक डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी से बने और कैबिनेट में भी 3 बड़े मंत्रालय उसके पास हो, तभी हम साथ आएंगे और हमें आधी सीटों पर यहां से बार्गेनिंग शुरू होगी। हो सकता है कि 150 सीटों पर बात बन जाए, कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार कर ले। लेकिन ये तो है कि अभी तकरार बढ़ी हुई है, ये तकरार कहां तक जाएगी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर दोनों ही दिग्गजों ने, अखिलेश और राहुल गांधी ने समझदारी दिखाई तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने में कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया, धन्यवाद।